नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में। एनीमिया इन प्रेगनेंसी का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन की कमी बहुत सारे कारण से होता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, क्योंकि वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हीमोग्लोबिन, आयरन, आरबीसी ये सब क्या होता है। हम सब जानते हैं कि आरबीसीज़ द्वारा, मतलब खून के जो कण होते हैं, उन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज़ को। अब ये जो आरबीसी होता है, इसमें ऑक्सीजन कहाँ अटैच होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन इन इटसेल्फ, उसका दो पार्ट होता है, एक है ग्लोबिन पार्ट और एक है हीम पार्ट। जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन होता है, और जो हीम पार्ट है वहाँ पे ही आयरन का इस्तेमाल होता है। जहाँ पे ये हीम पार्ट है, आयरन है, वहीं पे ऑक्सीजन अटैच होता है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड हम सब जानते हैं सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजनेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन प्रेगनेंसी। WHO गाइडलाइंस के अनुसार 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन हम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में देखें तो वहाँ पे हम कट ऑफ 10 ग्राम पर डेसीलीटर माना जाता है। जब वो 10 से कम हो जाता है तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम पेशेंट्स को क्लासिफाई करते हैं प्रेगनेंसी में। हम हमारे सेंटर में हीमोग्लोबिन को 12 ग्राम का कट ऑफ तक रखने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करें कि एनीमिया के तो बहुत सारे कारण हैं, बट हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है? क्योंकि इट इज़ अ बिट ऑफ इलॉजिकल। आयरन डेफिशिएंसी एक डेफिशिएंसी होता है। डेफिशिएंसी तो खाने से वो पर्याप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना कॉमन है। चलिए देखते हैं कि क्या कारण है। सबसे पहले वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कृमि का इन्फेक्शन होना। इससे बहुत सारे मरीज पीड़ित रहते हैं, लेकिन वो आइदर इसको इग्नोर करते हैं या डॉक्टर के पास आने से बचकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले। जब वर्म इन्फेस्टेशंस होता है तो ब्लड लॉस होता है, और जो आप इतना डाइटरी सोर्स ऑफ आयरन लेते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। सो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, रिकरेंट प्रेगनेंसीज़। हमारे देश में बहुत कॉमन रिकरेंट प्रेगनेंसीज़ दिखते हैं। जैसे फर्स्ट बेबी 2 साल कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन आप सेकंड प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाते हैं या प्रेगनेंसी हो ही जाता है। तो डिलीवरी के दौरान जो भी ब्लड लॉस हुआ है, आपने अपना शरीर को उतना समय ही नहीं दिया है कंपनसेट करने के लिए हीमोग्लोबिन और आयरन के स्टोर्स, इसलिए फिर एनीमिया ज़्यादा होता है। नंबर 3, फॉल्टी ईटिंग एंड फॉल्टी कुकिंग प्रैक्टिसेस। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एनीमिया के पार्ट 3 में। नंबर 4, डाइटरी सोर्स ऑफ आयरन ही हम कम लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आयरन रिच फूड्स कौन से सोर्सेज होते हैं। इसके बारे में भी हम एनीमिया के पार्ट 3 में हम बात करेंगे। लास्ट इज़ पुअर कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट, मतलब हमारे मरीजों को सरकार के द्वारा 100 टैबलेट्स ऑफ आयरन दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, बट उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स आयरन के टैबलेट नहीं लेते हैं, क्योंकि आयरन के टैबलेट से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसके कारण पेशेंट्स टैबलेट्स नहीं लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अगर आयरन के टैबलेट से आपको परेशानी होती है, मेडिसिन स्टॉप करना उसका सल्यूशन नहीं है। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर एडवर्स इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है और उसका क्या सल्यूशन है, बट मेडिसिन बंद नहीं करना चाहिए, पुअर कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी
अनीमिया में आयरन का ही रोल होता है? जी नहीं। बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेकिन आयरन के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे छोटे-छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन उनका भी होना मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सब कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? आयरन के अलावा कोबाल्ट, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड प्रोटीन। ये इतने सारी चीज़ों का मिश्रण के बाद ही आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो इसीलिए अब ये हम डिटेल में बात करेंगे इनके सोर्सेज के बारे में एनीमिया पार्ट 3 में। अब हम देखते हैं, हम एनीमिया के बारे में इतना बात करते हैं, एनीमिया अगर आपको है तो आप ऑटोमेटिकली एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन एनीमिया प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले कि एनीमिया इम्यूनिटी को वीकन करता है, मतलब प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ डिक्रीजेस इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। जब एनीमिया सुपर इम्पोज्ड हो जाता है तो इम्यूनिटी फर्दर डिक्रीज़ होता है। तो ये पेशेंट्स में वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन दिखता है, इसलिए हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखना चाहिए। नंबर 2, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है एंड डिलीवरी के दौरान उनको नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो ऐसे पेशेंट्स शॉक में चले जाते हैं। जब ऐसे पेशेंट्स शॉक में चले जाते हैं तो उनको रिवाइव करना कभी कभी मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर हमारा हीमोग्लोबिन 12 ग्राम या 13 ग्राम है और ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के दौरान, तो हीमोग्लोबिन लेवल 12 और 13 से 9 या 8 तक पहुंचता है, तो पेशेंट फिर भी ये लॉस को विथस्टैंड करता है। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन पहले से 8 या 7 ग्राम है, ब्लड लॉस के दौरान आपका हीमोग्लोबिन 4 या 5 ग्राम्स तक पहुंचता है एंड उसके बाद आप शॉक में चले जाते हैं, डिकम्पनसेटेड स्टेट में जाते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन शुड बी मेंटेन्ड अराउंड 11 to 12 ग्राम्स। तीसरी बात, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं एनीमिक पेशेंट्स में, वो लेबर पेन्स जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो कमज़ोर होता है। और हम सब जानते हैं कि जितना अच्छा दर्द आता है उतना अच्छा प्रोग्रेसिव लेबर होता है। तो हीमोग्लोबिन इम्पॉर्टेंट उसके लिए भी है। अब बच्चे पे क्या असर पड़ता है? अगर माँ का हीमोग्लोबिन कम है तो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है, मतलब समय से पहले पैदा हो सकता है। एंड बच्चे अधिकतर लो बर्थ वेट के होते हैं, कम वज़न के होते हैं। आज के ज़माने में सब लोग चाहते हैं कि 1 या 2 बच्चे हो, स्वस्थ बच्चे हो। तो आजकल हम लो बर्थ वेट बेबीज़ नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप अपना हीमोग्लोबिन पर्याप्त रेंज में रखें। अब देखते हैं कि एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं। पेशेंट बहुत पेल दिखने लगती हैं, सफ़ेद दिखने लगती हैं, पैरों में सूजन आ सकता है, वीकनेस होती है, चक्कर आने लगते हैं। पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि नॉर्मल डे एक्टिविटीज़, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सब के दौरान पेशेंट को हपाई आती है। और पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि चेस्ट में पैल्पिटेशंस होता है, धक-धक होने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एनीमिया के लक्षण है। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है तो प्लीज़ शो योर डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। एंड अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और फिर भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है तो आपके डॉक्टर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा उन बाकी के एनीमिया के कॉजेज़ में जो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रूल आउट करते हैं। अब बाकी के जो टेस्ट होते हैं वो स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो आपके डॉक्टर तभी कराएंगे जब आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रूटीन ट्रीटमेंट से अगर नहीं बढ़ रहा है तो। I hope this talk has been very useful, and please do watch our anemia part 2 and anemia part 3. Thank you.